हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। हालांकि दो कंपोजिशन स्कीम गवर्नमेंट की चल रही है, वन इज फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स एंड अनदर इज फॉर सप्लायर ऑफ सर्विसेज। इन दोनों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये कंपोजिशन स्कीम का मतलब ही क्या है। हमारे देश में जितने भी टैक्स के सिस्टम बनाए जाते हैं, उनमें जो सबसे छोटा व्यापारी होता है, बहुत छोटा वाला व्यापारी होता है, उनको दायरे से बाहर कर दिया जाता है। कहा जाता है भाई तुम्हारे ऊपर ये कानून लगेगा ही नहीं। जो थोड़ा सा उनसे बड़े व्यापारी होते हैं, तो हम बोलने के लिए ये वर्ड यूज करेंगे थोड़ा बड़े। जो थोड़ा सा बड़े व्यापारी होते हैं उनको कहा जाता है भाई तुम्हारे ऊपर कानून तो लगेगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर कंप्लायंस बर्डन कम कर देते हैं। हिसाब किताब और ये जो जाल है पूरा टैक्स का, वो बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में तुम्हारे ऊपर लगाएंगे। तुम्हारे ऊपर कानून तो लगाएंगे, लेकिन बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में लगाएंगे। उसी को कहा जाता है कंपोजिशन स्कीम। और फिर जो बड़े व्यापारी होते हैं उनके ऊपर तो पूरा कानून लगता ही है। तो आपको भी मालूम है कि जीएसटी में जिनका टर्नओवर बहुत कम है, हालांकि 3 टर्नओवर हैं ऐसे, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, यहां तक जो टर्नओवर जिनका है वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। अब कहां 10 है, कहां 20 है, कहां 40 है, वो सब सीख लेंगे जब हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर पे पहुंचेंगे। राइट, अभी फिलहाल आपके लिए ये है कि कहीं पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट 10 है, कहीं 20 है, कहीं 40 है। तो जो भी लिमिट है उससे नीचे अगर टर्नओवर है तो वो तो जीएसटी के दायरे से ही बाहर है। फिर गवर्नमेंट कहती है लेकिन आपका टर्नओवर मान लो इससे ज्यादा है, लेकिन 75 लाख या 1.5 करोड़ रुपए तक है, तो आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाओगे। इसमें आपको जीएसटी का बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन कानून देखने को मिलेगा। राइट, आपके ऊपर पूरा बर्डन नहीं डालेंगे, लेकिन ये आपके लिए ऑप्शनल है। आप चाहते हैं कि एक रेगुलर डीलर की तरह पूरा कानून झेलना, तो आप झेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर ये वाली स्पेसिफाइड लिमिट तक है, 75 लाख, 1.5 करोड़ रुपए, तो हम आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाइए। इसमें कोई जीएसटी अपने कस्टमर से कलेक्ट करने का झमेला नहीं रहेगा। कोई भी आईटीसी, आपको अपने परचेज की पूरी कैलकुलेशन रखने की आवश्यकता नहीं है। परचेज पे जो आपने टैक्सेस पे किया उसको क्लेम करने की जरूरत ही नहीं है। हम आपसे आपके टर्नओवर का एक छोटा सा परसेंटेज जीएसटी के रूप में ले लेंगे, बस आपकी कंप्लायंस खत्म। आपका टर्नओवर 50 लाख रुपए है, हम आपसे 50 लाख रुपए का 1% यानी कि 50,000 रुपए जीएसटी के नाम का ले लेंगे, बस बात खत्म। आपका हिसाब किताब पूरा खत्म, जीएसटी की पूरी कंप्लायंस ही खत्म। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये आपको अपनी जेब से देना होगा, आप कस्टमर से कलेक्ट नहीं करेंगे। राइट, आप कस्टमर से कलेक्ट करके पे नहीं करेंगे, आप कोई आईटीसी वगैरह क्लेम नहीं कर रहे हैं, आप सीधा सीधा अपने टर्नओवर का 1% सरकार को दे रहे हैं। अब बहुतों को तो लगेगा कि नहीं भाई, जेब से देना पड़ रहा है यहां तो जीएसटी। टेंशन नहीं, आपको नहीं मालूम कि कितनी सारी कंप्लायंस बर्डन हल्की हो जा रही है। राइट, और क्या 1% बहुत ज्यादा है? नहीं। जब आप सचमुच बिजनेस कर रहे होते और ये सब झमेले झेल रहे होते तो आपको लगता है ये सचमुच फायदेमंद है। अदरवाइज गवर्नमेंट कंपल्शन तो कर नहीं रही है कि आपसे 1% ले ही रही है, आपको कहती है भाई ये ऑप्शन के तौर पे दे रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। राइट, तो मेरे हिसाब से जितने लोग भी कंपोजिशन के दायरे में आते हैं वो कंपोजिशन ले लेते हैं, कोई भी रिजेक्ट नहीं करता कंपोजिशन स्कीम को। कंपोजिशन की जो स्कीम होती है आपको हर फाइनेंशियल ईयर में ऑप्ट करना पड़ता है। मतलब कंपोजिशन अपने से नहीं मिल जाता कि जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख जो भी लिमिट है वहां तक टर्नओवर है तो अपने आप कंपोजिशन मिल गया। नहीं, आप सरकार को जीएसटी पोर्टल के माध्यम से बताते हो, ऑप्शन सेलेक्ट करके कि हम कंपोजिशन लेना चाहते हैं, तब जाके आपको कंपोजिशन दिया जाता है। वो हर फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल महीने में ये आपको ऑप्शन अवेल करना होता है। अगर आप ऑप्शन अवेल नहीं किए तो पता है बाय डिफॉल्ट आप रेगुलर डीलर बन जाओगे, आपको कंपोजिशन नहीं मिलेगा। राइट, कंपोजिशन अवेल करना पड़ेगा, ये ऑप्शन क्लेम करना पड़ेगा, तभी आप कंपोजिशन में आ सकते हैं। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। द कंपोजिशन लेवी इज एन अल्टरनेटिव मेथड। अच्छा, इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 10 है कंपोजिशन का। राइट, मैं आपको बताऊं इसके अंदर आप क्या क्या सेक्शन पढ़ेंगे। कंपोजिशन स्कीम, इसमें आप पढ़ेंगे सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, और फिर पढ़ेंगे सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A,
ये 3 सेक्शन है। सेक्शन 10 और 10(1) ये दोनों सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए है और 10(2)(a) सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए है। ठीक है, तो 10(1) में स्पेसिफिकली क्या है? 10(1) में है कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स सप्लायर। 10(2) में तब क्या है भाई? हमने तो दोनों को ही गुड्स बोला। इसमें है हु कैनॉट ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम ऑफ गुड्स। अब इसमें क्या है 10(2)(a) में? 10(2)(a) में ये दोनों ही बात है, मतलब सर्विसेज के लिए एक ही सेक्शन है, इसी में दोनों बात ही है, इसमें दोनों ही बात है, कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज सप्लायर और हु कैनॉट ऑप्ट भी इसी में है, कंपोजिशन स्कीम ऑफ सर्विसेज। मैं चाहूंगा आप ये नोट कर ले ताकि आपको भी पता रहे। अच्छा, 10(1) और 10(2) मिला के गुड्स वाला है। 10(1) में बेसिकली ये हो जाता है हु कैन ऑप्ट कंपोजिशन, ये सारी बातें आ जाएंगी। 10(2) में बताएगा कि हु कैनॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन ऑफ गुड्स, और 10(2)(a) जो है वो सर्विसेज के लिए, उसमें दोनों ही बात ही कर देता है, हु कैन ऑप्ट कंपोजिशन, हु कैनॉट ऑप्ट कंपोजिशन, सब कुछ बता देगा। राइट? अच्छा, हु कैनॉट ऑप्ट कंपोजिशन फॉर गुड्स और हु कैनॉट ऑप्ट कंपोजिशन फॉर सर्विसेज, ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है। 10(2)(a) में अलग से लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक ही बार लिख के बता दूंगा, मैं आपको एक ही बार में पढ़ा दूंगा, वो दोनों है। हालांकि जब वो गुड्स वाली बात 10(2) में अलग से लिखी हुई है, 10(2)(a) में सर्विसेज के लिए अलग से लिखी हुई है, आपको ये बात ध्यान रखना होगा। लेकिन मैं आपको जब बताऊंगा हु कैनॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन, तो मैं दोनों के लिए बता दूंगा, क्योंकि दोनों जगह एक ही बात है। गुड्स के लिए लिखा हुआ है स्पेसिफिकली 10(2) में, और सर्विसेज के लिए लिखा हुआ है 10(2)(a) में। राइट? तो कंपोजिशन लेवी is an alternative method of levy of tax designed for small taxpayer whose turnover is up to a prescribed limit। एक prescribed limit तक के ही जो सप्लायर होते हैं उनको ये कंपोजिशन स्कीम मिलता है। ठीक है, तो जो कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स वाला है, इसमें जो लिमिट है वो 75 लाख ऑब्लिक 1.5 करोड़ है। कुछ स्टेट में 75 लाख है, कुछ में 1.5 करोड़ है। ठीक है, और कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज वाला जो है वो 50 लाख रुपए की लिमिट है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपोजिशन स्कीम इज टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी। कंपोजिशन स्कीम का पर्पस क्या है कि भाई सिंपल रहे कानून, एंड टू रिड्यूस द कंप्लायंस कॉस्ट ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर। भाई स्मॉल टैक्स पेयर को इतनी कंप्लायंस कॉस्ट, देखिए आईटीसी लेना, क्लेम करना, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसकी कॉस्ट ही बढ़ जाएगी उतनी। भाई अकाउंटेंट रखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को फीस दो, तब जाके इतनी कंप्लायंस होगी। ये तो बहुत सिंपल सा कानून हो गया ना कि टर्नओवर का 1% देना, तो वेरी इजी। राइट? हालांकि रेट भी और है, 1% ही नहीं है, अभी सब बताएंगे धीरे धीरे। अंडर दिस स्कीम द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैव द ऑप्शन टू पे टैक्स एट फिक्स्ड कंसेशनल रेट ऑफ टर्नओवर। एंड व्हाट इज दिस रेट? यू नो, यहां पे कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स है एंड रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज भी है, मतलब एक सर्विस भी इसी में इंक्लूडेड है। रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग वाला भी गुड्स के साथ ही है, मतलब ये है तो सर्विस, वैसे रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग ये एक सर्विस होती है, बट ये सर्विस वाली कैटेगरी में नहीं डाला गया है, ये गुड्स वाली कैटेगरी में। अभी आपको ये भी कोतूहल होने लग जाएगा आपके मन में, तो प्रश्न ही प्रश्न उठ रहे होंगे कि क्यों है भाई ये सर्विस वाला, तो सर्विस में घुसाना चाहिए, उसको गुड्स में क्यों डाल दिया? सब बता देंगे, बताने को तो हम सब बता देंगे आपको। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको। एंड छोटी मोटी और सर्विस आप देते हो ना, तो वो भी अलाउड है, थोड़ी बहुत अलाउड है सर्विस और। ठीक है, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्विस इसी में अलाउड है। अच्छा, यहां पे जीएसटी का रेट क्या है? अगर गुड्स है तो 1%, अगर रेस्टोरेंट कैटरिंग है तो 5%, और बाकी छोटी मोटी और सर्विस है तो भी हम इसी 1% में ही काम चला देंगे, आपका कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप सर्विसेज वाली कंपोजिशन में हो, 10(2)(a) में हो, तो 6% आपको देना होगा टैक्स।
थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा सर, गुड्स में भी आप रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं थोड़े मोड़े छोटे अमाउंट की सर्विस भी उसी में है, फिर ये सर्विस है, अलग से भी एक सर्विस है, सब क्लियर हो जाएगा। इतनी बात अभी आपको समझ में आई। कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स क्या है? कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स का मतलब है गुड्स, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस एंड छोटे मोटे अमाउंट की और सर्विस। कितने अमाउंट की, सब बात करेंगे अभी आपको। इसमें रेट ऑफ जीएसटी क्या है? 5% है रेस्टोरेंट वाला, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग पे 5% आपको देना है, जितना भी आपका टर्नओवर है उसका 5% सीधे दे दीजिए, और बाकी गुड्स एंड छोटी मोटी और सर्विस अगर है तो उस पर 1% जा रहा है। अगर आप 10(2)A के तहत रजिस्टर्ड हो सर्विसेज के लिए तो यहां पे 6% आपको जीएसटी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब जब मैं आपको 10(2)A समझाऊंगा ना तो पता है ऐसे नहीं बोलूंगा सर्विसेज, मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर आप ये वाला कंपोजिशन ऑप्ट नहीं कर पाए तो आप ये वाला कंपोजिशन ऑप्ट करो, नहीं कर पाए तो जैसे यहां पे हम कहते हैं छोटी मोटी सर्विस भी तो 1% वाली में जा रही है। तो एक बात बताइए, अगर आप छोटी मोटी सर्विस दे रहे होंगे गुड्स के साथ तो आप कहां रजिस्ट्रेशन लेना चाहेंगे? 10(1), 10(2) में या 10(2)A में? आप रजिस्ट्रेशन 10(1) के तहत लेना चाहेंगे या 10(2)A के तहत? अच्छा, हम 10(1) रजिस्ट्रेशन 10(1) बोल रहे हैं और 10(2)A बोल रहे हैं, 10(2) का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि एक्चुअली 10(1) में रजिस्ट्रेशन फॉर कंपोजिशन नहीं है, 10(2) में तो हु कैनॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन वो है, राइट, कंपोजिशन ऑफ गुड्स। तो फिर से रिपीट करता हूं कि आप अगर 10(1) में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं तो क्या आप 10(2)A में लेना कभी पसंद करेंगे? नहीं, हम पहले 10(1) ऑप्ट करना चाहेंगे क्योंकि वहां पे मेरा टैक्स कम है। अगर वहां हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाया तो फिर हम 10(2)A में आने की कोशिश करेंगे। हालांकि 10(2)A में वहां से अगर निकल के आने की कोशिश करेंगे तो टर्नओवर भी यहां कम हो जा रहा है, यहां 50 लाख तक ही मिलता है, तो हो सकता है 10(2)A भी न ले पाए, राइट, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। The registered person shall not collect any tax from the recipient on supplies made by him, nor he shall be entitled to any credit of input tax. उसको अपने रेसिपेंट से टैक्स कलेक्ट करना नहीं है और जो सप्लायर को उसने जीएसटी पे की है परचेजेस पे उसकी क्रेडिट लेनी नहीं है। दूसरा, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू अ बिल ऑफ सप्लाई। अच्छा, अब जीएसटी में क्या क्या बनता है? एक तो बनता है टैक्स इनवॉइस। अगर हम सामने वाले से जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो हम बनाते हैं टैक्स इनवॉइस, और जीएसटी अगर कलेक्ट नहीं करते हैं तो उसको बोला जाता है बिल ऑफ सप्लाई। याद रहेगा आपको? तो कंपोजिशन स्कीम वाले क्या बनाएंगे? टैक्स इनवॉइस बनाएंगे या बिल ऑफ सप्लाई? कॉमन सी बात है, बिल ऑफ सप्लाई बनाएंगे इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। ही शैल मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज एट द टॉप ऑफ द बिल्स ऑफ सप्लाई इशूड बाई हिम। एक्चुअली हेडिंग होती है, जो इनका बिल होता है वो कैसा होता है मैं आपको बताएं। ये रहा बिल, तो इसमें हेडिंग होती है बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। फिर इस हेडिंग के नीचे लिखा होता है कंपोजिशन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ये लिखा रहेगा। फिर यहाँ फिर उनकी कंपनी का पूरा नाम, ठीक है, कंपनी डिटेल टू कस्टमर डिटेल, ठीक है, यहाँ पे, और फिर उसके बाद वो सब कॉलम होता है, ठीक है, मतलब सीरियल नंबर, प्रोडक्ट क्या है, क्वांटिटी क्या है, अमाउंट क्या है, फिर वो टोटल होता है, साइन वाइन होता है, ये होता है बिल ऑफ सप्लाई। समझ गए? तो बिल ऑफ सप्लाई में फिर ये लाइन भी लिखी होनी जरूरी है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ताकि कोई भी बिल देखे ना तो उस पर जीएसटी ना लिखा हो तो समझ जाए कि ये भाई ये बिल ऑफ सप्लाई है, ठीक है। अब बिल ऑफ सप्लाई आप तो जीएसटी पढ़े हो तो आप समझते हो इसका मतलब, अब सारे में आम जनता को थोड़ी ना पता है कि बिल ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, तो इसलिए गवर्नमेंट डिस्क्रिप्शन भी लिखवा दे रही है कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। अच्छा, ही शैल मेंशन द वर्ड्स composition taxable person on every notice or signboard displayed at the prominent place or at his place of business। अच्छा, एक चीज और है जो अभी यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बताऊं, जीएसटी के सभी व्यापारियों को अपना जीएसटी नंबर, जीएसटी अपनी बिल्डिंग के बाहर आपको प्रोमिनेंटली लगाना पड़ता है। जीएसटी नंबर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड के बाहर देखेंगे ना तो जीएसटी नंबर लगा के एक स्टील प्लेट लगाई हुई है हमने। क्यों? क्योंकि ये लगाना जरूरी है, पता है, इसके लिए पेनाल्टी भी है। अगर कोई जीएसटी ऑफिसर आ रहा है और आप उसको बाहर जीएसटी नंबर नहीं दिखेगा, पेनाल्टी लग जाएगी। कानून में लिखा हुआ है जीएसटी नंबर लिखना है। अब जो टैक्स ये कंपोजिशन वाले होते हैं वो क्या करते हैं, हम तो बस जीएसटी नंबर लिख देंगे,
जीएसटी नंबर सीधे जो भी हमारा जीएसटी नंबर है 15 डिजिट का वो चिपका देंगे बस। और जो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन होगा वो क्या करेगा, वो अपना जीएसटी नंबर लिखेगा, उसी के नीचे लिखेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। अब ये एक प्लेट बनवाएगा, यहाँ पे नंबर है 098-1ZQ जो भी है उसका जीएसटी नंबर, वो लिखेगा, नीचे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, और इसका बोर्ड बना के लगाएगा बाहर। ठीक है, बाकी कोई भी वो नोटिस लगा रहा है अपनी बिल्डिंग के बाहर, कुछ भी अपनी दुकान के बाहर कुछ भी लगा रहा है, तो हर जगह कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन लिखा होना जरूरी है। एंड एट एवरी एडिशनल प्लेस और प्लेसेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस का मतलब कभी कभी ये होता है ना, एचओ है हमारी, ये ब्रांचेस हैं, तो एडिशनल प्लेसेस का मतलब ब्रांचेस आपकी, तो वहां पे भी आपको ये चीज करना पड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम इज एन ऑप्शन, ये जरूरी नहीं है कि आपका टर्नओवर उस स्पेसिफाइड लिमिट तक है जो कहा गया है कंपोजिशन के लिए एलिजिबल है तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये ऑप्शन है। एंड एलिजिबल टैक्स पेयर नीड्स टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट एवरी ईयर ऑफ हिज ऑप्शन, हर साल आपको ये ऑप्शन बताना पड़ेगा। अच्छा, ये भी इसका मतलब नहीं है कि आपने इस फाइनेंशियल ईयर में कंपोजिशन ले लिया तो बाय डिफॉल्ट यही माना जाएगा कि आप अभी कंपोजिशन में चल रहे हो, जब बाहर आना होगा तब आप बोलोगे, नहीं, आप कंपोजिशन हर साल के लिए ऑप्ट करते हो, और ये ऑप्शन अप्रैल महीने में खुलता है। ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्रैल महीने में खुलता है, आपको अप्रैल में ऑप्ट कर लेना है कि इस साल आप कंपोजिशन में रहोगे या कंपोजिशन के बाहर रहोगे। विदाउट सच एन इन्फॉर्मेशन रेगुलर टैक्स वुड बी एप्लीकेबल बाय डिफॉल्ट, अगर आपने कंपोजिशन ऑप्ट नहीं किया होगा तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या है, रेगुलर टैक्स पेयर आप माने जाओगे। आपको अपने सप्लाईज पे जीएसटी कलेक्ट करना है और परचेजेस की जीएसटी को क्लेम करना है एज एन आईटीसी। अगर आप कंपोजिशन में हो और आप कोई परचेजेस कर रहे हो जिस पे रिवर्स चार्ज के तहत आपको टैक्स पे करना है, तो क्या परचेजेस पे भी कंपोजिशन रेट वाले से टैक्स दोगे? जैसे हम कंपोजिशन में हैं, ठीक है, हम कपड़ा बेचते हैं, हम कंपोजिशन में हैं, तो हम अपने आउटपुट पे कितना जीएसटी पे करते हैं, अपनी सेल पे कितना जीएसटी पे करते हैं, 1% सरकार को दे देते हैं। लेकिन मेरा कपड़ा दिल्ली से ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, अब ट्रक वाले को मुझे क्या करना है, भाड़ा देना है। भाड़ा कैसे देना होता है मालूम है आपको? मैं सर्विस रेसिपेंट हूं, मुझे भाड़ा देना है विदाउट जीएसटी उसको, और जीएसटी मुझे सरकार को पे करना है। क्या ये बात आपको पता है? हाँ, पढ़े हो आप, जीटीए की सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज फॉल करती है। हालांकि जीटीए के पास भी ऑप्शन है कि वो फॉरवर्ड चार्ज में आके रजिस्ट्रेशन करा ले, लेकिन मान लो वो नहीं कराया है और मुझे ही जीएसटी पे करनी है, अब मैं क्या करूं? मैं जीएसटी क्या रेट से दूं? जो ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी का रेट एप्लीकेबल है वो रेट से देंगे। 5% जीएसटी उस पर, मुझे 5% देना होगा, 1% से काम नहीं चलेगा। यानी आपको बात समझ में आ गई कि रिवर्स चार्ज के तहत हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं उस पे जो एक्चुअल जीएसटी का रेट एप्लीकेबल है वही हमें पे करना है। जो कंपोजिशन स्कीम है ये आपकी आउटवर्ड सप्लाई के लिए होती है, जो हम सेल कर रहे हैं उसका 1% देना है। ध्यान दीजिएगा, जो हम परचेज कर रहे हैं रिवर्स चार्ज की वजह से, अगर हम परचेज कर रहे हैं रिवर्स चार्ज की वजह से, तो जो मेरी परचेज पे जीएसटी बनती है, जो एक्चुअल जीएसटी रेट है उस परचेज का, वो आपको पे करना है। तो यही बात यहां कहा है, जीएसटी ऑन इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9394 रिवर्स चार्ज शैल बी पेबल एट द एप्लीकेबल रेट। ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन शैल हैव टू ऑप्ट कंपोजिशन। क्या है आपको बताऊं, जीएसटी में ना ऑल इंडिया टर्नओवर देखा जाता है हर जगह, ठीक है, ये मैंने पहले भी आपको बताए रखी है बात, ठीक है। अगर मेरा टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा हो जाता है पूरे देश का मिला के, मेरी यूपी में भी दुकान है, एमपी में भी दुकान है, ठीक है, ऑल इंडिया टर्नओवर का मतलब है यूपी से टर्नओवर, एमपी से टर्नओवर। ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से समझना होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे। मेरी एक ही दुकान है यूपी में और मैं पूरे देश भर में बेच रहा हूं, ठीक है, तो जितना माल यूपी से बेच रहा हूं यही मेरा ऑल इंडिया टर्नओवर है। मेरी दुकान यूपी में भी है, एमपी में भी है, तो यूपी से पूरे देश में बेच रहा हूं, एमपी से भी पूरे देश में बेच रहा हूं, दोनों मिला देंगे तो वो मेरी ऑल इंडिया टर्नओवर है, ठीक है। तो मेरी हर स्टेट की टर्नओवर जो है, जो हर स्टेट से सप्लाई कर रहे हैं, हर स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हर स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं वो तो टर्नओवर है ही है मेरा, ठीक है। हर स्टेट से जो सप्लाई कर रहे हैं वो भी मेरा ऑल इंडिया टर्नओवर में आएगा।
यानी हर स्टेट के लिए अलग अलग टर्नओवर नहीं जोड़ते हैं, हर स्टेट से जो आप सप्लाई कर रहे हो वो सब मिला के एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा। अगर वो स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। बिल्कुल वही चीज कंपोजिशन में भी है, आपका एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा, अगर वो उससे कम है तो आपको कंपोजिशन का ऑप्शन है। ठीक है, मान लो मेरी स्टेट में लिमिट जो है वो 40 लाख रुपए की है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की, तो क्या मेरा टर्नओवर अगर मान लीजिए 70 लाख रुपए है, ठीक है, जिसमें से 30 लाख स्टेट ए में है और 40 लाख स्टेट बी में है, छोड़ो हटाओ ना, 35 लाख करते हैं, स्टेट बी में है, 65 लाख का टर्नओवर बताते हैं आपको। मेरा टोटल टर्नओवर 65 लाख रुपए का है, 30 लाख स्टेट ए में, 35 लाख रुपए का स्टेट बी में और 40 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन की लिमिट है स्टेट ए में और स्टेट बी में भी 40 लाख रुपए की लिमिट है। क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है? आंसर इज यस, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर मेरा कितना है? 65 लाख रुपया। स्टेट ए में भी हम देखेंगे ऐसे ही 65 लाख रुपया रजिस्ट्रेशन लेना है, आंसर इज यस। स्टेट बी में 65 लाख रुपया रजिस्ट्रेशन लेना है, हाँ। अच्छा, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक स्टेट में ले लिया तो बाकी में लेना ही पड़ेगा, तो बाकी दूसरी जगह देखने की जरूरत भी नहीं है आपको। और देखना क्या है? एग्रीगेट टर्नओवर। तो हमने बस एक ही स्टेट में देखा, अगर किसी भी स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गए तो सब में लायबल हो रजिस्ट्रेशन। अब बात ये आती है कि मैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो लायबल हूं भाई, दोनों में टर्नओवर कम है 40 लाख से, फिर भी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हूं क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर मेरा कितना है? 40 लाख रुपए से ज्यादा है, जो लिमिट है रजिस्ट्रेशन की उससे ज्यादा है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, अच्छा रजिस्ट्रेशन की बात अगर नहीं समझ में आती है, जितना समझाते उतना, क्योंकि क्वेश्चन और बन सकते हैं। क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं कि सर अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो? बहुत बन सकते हैं, इतने बन सकते हैं जिसका जवाब मुझे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देने में लगभग 7 से 8 क्लास लगेगी, राइट। तो अगर आपके मन में कोई विचार आ जाए तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि अरे सर ने तो ये बात बताई, अरे क्योंकि सर रजिस्ट्रेशन पढ़ा ही नहीं रहे हैं ना, कुछ चीजें जरूरी होती है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो आपके मन में प्रश्न आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आपसे छूट गया, ठीक है, क्योंकि आपके मन में जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये तो पढ़ा ही नहीं रहा, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड आपके मन में कोई प्रश्न आ जाए, ये मैं होने ही नहीं देता, ये मैं होने ही नहीं देता। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन तो लेना है। अब बात करते हैं हम अपने कंपोजिशन की। क्या कंपोजिशन ऑप्ट कर सकता है? इसके लिए भी हमको क्या देखना है? यही टर्नओवर देखना है। 65 लाख रुपया एग्रीगेट, कंपोजिशन ऑप्ट कर सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि कुछ स्टेट में मैंने बताया 75 लाख है, किसी में 1.5 करोड़ है, तो यानी भाई 75 से भी कम ही है, तो यानी ये कंपोजिशन तो ले सकता है, बिना स्टेट का नाम बताए भी हम आपको बता सकते, कंपोजिशन तो ले सकता है। कंपोजिशन ऑप्शनल है, मैंने ये बताया, ठीक है। वो स्टेट ए में कह रहा है हम कंपोजिशन लेंगे, स्टेट बी में कह रहा है हम कंपोजिशन नहीं लेंगे, क्या ऐसा कर सकता है? कहता है नहीं, अगर कंपोजिशन लोगे तो सब जगह कंपोजिशन लोगे। ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन शैल हैव टू ऑप्ट कंपोजिशन। अगर आपने एक जगह कंपोजिशन लिया तो सारी जगह कंपोजिशन लेना पड़ेगा। देखिए, इसके पीछे भी एक रीजन है, ऐसा ही नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ भी कानून बना देती है। अगर आपको एक जगह कंपोजिशन दे दे, दूसरी जगह कहते कि अपनी मर्जी से ले लो, तो आप गवर्नमेंट की बैंड बजा दोगे। मैं बताऊं कैसे? देखिए मैं क्या चालाकी करूंगा, मैं यहां तो ले लूंगा कंपोजिशन, ठीक है, और टर्नओवर का हमको कितना एक देना है? 1%, तो 30 लाख का हम 1% 30,000 रुपया दे देंगे, ठीक है। यहां पे मेरा जितना भी टैक्स बनेगा उसमें से मुझे आईटीसी मिलेगी, आउटपुट टैक्स में से आईटीसी मिलेगी, ठीक है। तो जितनी भी मुझे परचेज करनी होगी, जीएसटी वाली बिलिंग होगी, वो सब हम यहां पे लेंगे। मान लीजिए मेरा कोई एक सप्लायर है जिससे हम एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट हम करा रहे हैं मान लीजिए इस वाले स्टेट के लिए, तब भी उससे कहेंगे यार बिल बना दो स्टेट बी के लिए ना, इस वाले में बना दो बिल, बना देगा। अरे बना देगा, उसको तो पैसा मिलना है ना, एडवर्टीजमेंट किया, कोई भी एजेंसी एडवर्टीजमेंट की वो कर रही है, यहाँ बिल बनवाएंगे ताकि जीएसटी की हम क्रेडिट ले पाए। यहाँ अगर हम जीएसटी बिल लेते हैं तो क्रेडिट मिलेगी? नहीं मिलेगी, मुझे तो 30,000 रुपया देना है। ध्यान दीजिए अगर मेरे पास परचेज है, उसमें जीएसटी पेड भी है, तो भी कोई क्रेडिट नहीं मिल रही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा बिल इधर घुमा लेंगे। आपको नहीं लगता कि जितना मेरा आउटपुट टैक्स होगा पूरा आईटीसी से हम स्क्वायर ऑफ करा देंगे और यहाँ पे टैक्स नील बना देंगे? यहाँ 1% भी नहीं लगा मेरा तो। अरे यार कुछ तो परचेजेस होगी ना,
ठीक है, 2 जगह की परचेज एक जगह आ जाएगी तब तो आउटपुट टैक्स खत्म ही करा देंगे हम। अब गुणा गणित समझ पा रहे हो मेरा कि नहीं समझ पा रहे हो तो अभी धीरे धीरे समझोगे, क्योंकि अभी तो इनिशियल क्लासेस में आए, इंट्रोडक्शन चैप्टर में ही अगर आप महारथी हो गए तो जीएसटी फ्रॉड नहीं कर डालोगे अभी आप, राइट। तो अभी थोड़ा समय लगेगा आपको, एक समय आएगा मैं आपको बताऊं, आप अखबारों में पढ़ते हो ना 1000 करोड़ रुपए का जीएसटी फ्रॉड, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, आपको सब समझ में आने लग जाएगा। आप जानते नहीं हो आप किस लेवल की जीएसटी कंप्लीट करोगे, जब आप कंप्लीट करोगे ना वो सब समझ में आने लग जाएगा, क्या क्या हो रहा है देश में, कैसे होता है, आपको ये भी पता चल जाएगा ये सब किया कैसे जाता है। करना नहीं है, देखिए आप सबको तो ये सब रोकना है ना, ठीक है, देश के लिए। तो कोई भी चीज रोकने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नहीं कैसे हो रहा है, तभी तो दिमाग वहां पे लगेगा, राइट। तो आपको सब पता चल जाएगा, आपको सब आ जाएगा, सब समझ में आएगा, ये घोटाले, जीएसटी फ्रॉड सब कैसे होते हैं, सब पता चल जाएगा आपको। मैं बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है, कि कैसे होता है, लोग किस तरीके से टैक्स बचाते हैं, कैसे ये फ्रॉड करते हैं, एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि जो प्रोविजन है, जो सेक्शन है, जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में ही नहीं आएगा अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये लॉ इसलिए बनाया गया है ताकि ये चीज कंट्रोल हो सके। फिर भी लोग कैसे प्लान कर लेते हैं वो बताऊंगा आपको, फिर वो कैसे पकड़े जाते हैं, कैसे डिपार्टमेंट पकड़ लेता है, क्योंकि उन्होंने भी तो सिस्टम बनाया है, तो वो भी बताऊंगा। तो आपको सब चीज बताया जाएगा, राइट। लॉ समझ में नहीं आता जब तक समझ में नहीं आए कि भाई ये लॉ है क्यों, राइट। तो जब आपके सामने मैं रियल लाइफ इंस्टेंसेस रखूंगा देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड लॉ, ठीक है, क्लियर है ये बात। आइए, कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स 10(1) में है और 10(2) में है। 10(1) में क्या है आपको पता है कि हु कैन ऑप्ट वगैरह ये सारी बात बताई गई है, उसका सिस्टम क्या है, पूरी कंपोजिशन स्कीम की बात इसमें है। और 10(2) में कौन ऑप्ट नहीं कर सकता है, बस ये है। तो आइए 10(1) एप्लीकेबल टू अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। भाई कंपोजिशन में हो कि नहीं हो, अनरजिस्टर्ड हो तो फिर बात ही नहीं आती, पहले तो रजिस्टर्ड हो तब ना ये ऑप्शन अवेल करोगे कि कंपोजिशन रहोगी कि रेगुलर। तो ये एप्लीकेबल है रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। क्या जीएसटी में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है? मेरा टर्नओवर ना 10 लाख से भी कम है, हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, ले सकते हैं? आंसर इज यस। जैसे स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड जिस दिन शुरू हुई थी तो पहले दिन टर्नओवर 10 लाख रुपए से ज्यादा तो ना, पहले दिन तो था ही नहीं। मतलब आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं कंपनी तो मेरा टर्नओवर तो ऑब्वियसली एक समय के बाद ना एक्सीड करेगा जो भी लिमिट है, लेकिन मैंने भी पहले दिन रजिस्ट्रेशन ले लिया था, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि यार जो लिमिट है वो इतनी छोटी सी है कि कुछ ही दिन में पूरी हो जाएगी, 4 दिन बाद लेंगे, उससे अच्छा है पहले दिन से ही ले लो, राइट। तो क्या लोग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी लेते हैं? आंसर इज यस, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी लोग लेते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि सर कुछ ही टैक्स बचा लिए होते। हम जानते हैं आपके मन में क्यूरियोसिटी को भी खत्म करना होगा, आपको लग रहा होगा कि सर कुछ ही टैक्स बचा लिए होते, अगर आपके स्टेट में 20 लाख की लिमिट थी तो 20 लाख रुपए का तो जीएसटी आप बचा सकते थे ना। एजुकेशन पे 18% जीएसटी है, 20 लाख का 18% होता है 3,60,000 रुपया। सर आपके पास क्या इतने पैसे हो गए कि 3,60,000 रुपया आप अपना नहीं बचाए, दे दिए सरकार को? आइए समझाते हैं। अगर हम 3,60,000 रुपया अपना नुकसान नहीं किए, उल्टे फायदा किए पहले दिन से रजिस्ट्रेशन लेके, ये हुई ना सर बात? मुझे लग ही रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप, ऐसी बात कर ही नहीं सकते, अपना घाटा कैसे कर लेंगे। जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो बहुत सारे कैपिटल एसेट को बाई करती है, ठीक है, तो उसकी परचेजेस पे जीएसटी पहले ही बहुत ज्यादा होता है, आपको नहीं लगता? जिस दिन मैंने स्टार्ट किया होगा उस दिन टर्नओवर तो कम होगा, मैंने इतने सारे फर्नीचर खरीदे, इतनी सारी एसी खरीदी, मतलब मेरी परचेजेस बहुत ज्यादा थी, कैपिटल गुड्स की भी, राइट, उन सब पे जीएसटी था, राइट। अगर मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाता तो क्या होता? रजिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन नहीं लेता तो जितने भी मेरी सेल थी उस पे तो मैं जीएसटी कलेक्ट नहीं करता, लेकिन परचेज की आईटीसी भी क्लेम नहीं कर पाता। परचेज की आईटीसी भी तो मर जाती, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो जो परचेज हो रहा है वो भी तो अनरजिस्टर्ड बायर है, हम बिना जीएसटी नंबर के परचेज कर रहे हैं, राइट, तो उसकी क्रेडिट भी तो मर जाती सब। और उन परचेजेस पे जीएसटी की क्रेडिट इतनी थी कि अगले 4-5 महीने तक मुझे जीएसटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा टर्नओवर तो लिमिट को क्रॉस तुरंत ही हो जाता, कुछ दिनों में ही क्रॉस हो जाता, राइट। मेरा टर्नओवर तो कुछ दिनों में ही वो लिमिट क्रॉस हो जाता, तो फिर तो मुझे आउटपुट पे जीएसटी कलेक्ट करनी पड़ती और पूरी देनी पड़ती। लेकिन अगर मैं ये आईटीसी ले लेता हूं परचेज की, तो मेरी परचेज इतनी ज्यादा थी कि अगले 4 महीने तक हो सकता है जीएसटी देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती,
इसलिए मैंने पहले दिन से रजिस्ट्रेशन ले लिया, और हर कोई इसीलिए पहले दिन से रजिस्ट्रेशन ले लेता है। हाँ, हर कोई का मतलब वो लोग जिनको लग रहा है कि भाई मेरा कुछ ही समय में टर्नओवर क्रॉस हो जाएगा, जिनको मालूम है भाई मेरा एनुअल टर्नओवर भी 20 लाख रुपया क्रॉस नहीं करेगा, तो वो थोड़ी ना ले लेगा, राइट। तो क्या वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है? जीएसटी में वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन भी होता है, और बाकी आपका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो भी आप रजिस्ट्रेशन लेते हो, और कुछ लोगों के लिए तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, राइट। तो दो तरीके के रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन पढ़ नहीं रहे हैं, सेक्शन 22 और सेक्शन 24। सेक्शन 22 में होता है टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे होता है कंपल्सरी, आपको लेना ही पड़ेगा, और एक ऑप्शन और होता है वॉलंटरी लेने का भी, सब रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देखना है। तो ये जो लोग रजिस्ट्रेशन लिए हैं, चाहे वॉलंटरी लिए हैं, कंपल्सरी लिए हैं, टर्नओवर की वजह से लिए हैं, उनके पास ये ऑप्शन है कंपोजिशन में आने का। एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल के टर्नओवर के बेसिस पे इस साल का कंपोजिशन डिसाइड होता है आपका, क्योंकि अप्रैल महीने में कंपोजिशन ऑप्ट करना है फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में, तो लास्ट ईयर के टर्नओवर के बेसिस पे सरकार कहती है आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर पिछले साल का टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ था, और कुछ 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 75 लाख तक अगर आपका टर्नओवर था, तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। अब वो 8 स्टेट क्या है, ये नाम आपको याद करना पड़ेगा, कैसे रटेंगे आपकी जिम्मेदारी है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम एंड उत्तराखंड, ठीक है। ये थोड़े से कंपैरेटिवली लेस डेवलप्ड स्टेट हैं, देखिए हमारे देश के ये 8, तो इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट यहाँ पे बोल रहे हैं, और 75 लाख रुपए की लिमिट है, 75 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अच्छा, आपको लगेगा कि जब छोटा स्टेट है तो थोड़ी सी छूट ज्यादा ही हो जानी चाहिए, इनको 1.5 करोड़ की जगह सर 2.5 करोड़ दे दीजिए कि भाई तुम लोग का छोटा अंडर डेवलप्ड स्टेट है। नहीं, अगर अंडर डेवलप्ड स्टेट को हम ज्यादा छूट देंगे तो वो और अंडर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। उनके ऊपर नियम कानून थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ता है ताकि वो डेवलप हो, ठीक है, ऐसा करना पड़ता है, रिवर्स भी चलता है। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई। ओ, जब टर्नओवर देखा जाएगा कि आप कंपोजिशन के लिए लायबल हो कि नहीं हो, तो आपका टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई सब देखेंगे। आइए मतलब समझाते हैं इसका। यूपी के लिए कंपोजिशन की लिमिट कितनी है? 1.5 करोड़, और हम यूपी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ स्टेट की 75 लाख है, यहां पे 1.5 करोड़ है, ठीक है। एक दूध वाला है, वो अपनी दुकान पे मिल्क बेचता है, फ्रेश मिल्क, गाय भैंस का तुरंत निकालता है, तुरंत बेचता है, ठीक है। और इसका जो टर्नओवर है फ्रेश मिल्क का, वो साल का 1.8 करोड़ है, लेकिन वो अपनी दुकान में कोल्ड ड्रिंक भी रखता है, ठीक है। और इसका टर्नओवर साल भर का मात्र 5 लाख रुपया है। तो टोटल टर्नओवर इसका कितना है? 1.85 करोड़। मैं आपको बता दूं, ये फ्रेश मिल्क पे 0% जीएसटी का रेट है, लगता ही नहीं है जीएसटी। कोल्ड ड्रिंक पे 28% का जीएसटी है। कोल्ड ड्रिंक ना लग्जरी कैटेगरी में आता है। सरकार कहती है यार ये दूध दही छाछ पीने वाले देश में तुम लोग रईसियत देखो, तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो इसको रईसियत माना जाता है कोल्ड ड्रिंक को, इस पर 28%, इसलिए जीएसटी भी है। और एक तो ये सिन गुड्स भी है, देखिए अनहेल्दी भी है, तो सरकार इसलिए जीएसटी लेती है दबा के, ठीक है। देखिए दूध पे नहीं ले रही है, कह रही है दूध पियो, ठीक है। अब आपको ये बताना है क्या ये कंपोजिशन में आ सकता है? मात्र 5 लाख रुपए की तो ये सप्लाई कर रहा है जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल है, क्या ये कंपोजिशन में आ सकता है? नहीं, ये कंपोजिशन में नहीं आ सकता है, क्योंकि कंपोजिशन के लिए आपका पूरा टर्नओवर देखते हैं, एग्जेम्प्ट दिस दैट सब देखते हैं। देखिए भले टैक्सेबल सप्लाई 5 लाख रुपए की, मैं आपसे जानना चाहता हूं सरकार की नजर में ये बड़ा व्यापारी है कि नहीं है? अरे बड़ा व्यापारी है। सरकार कह रही है 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर का माल बेचते हो तो कहीं भी बेचते हो, क्या बेचते हो, ये सब छोड़ो, व्यापारी बड़े हो ना। कंपोजिशन किसके लिए? कंपोजिशन एक सहूलियत है छोटे व्यापारी के लिए। अरे माल तुम्हारा टैक्सेबल है कि नहीं है उसको गोली मारो, एक बार किनारे करो, तुम व्यापारी बड़े हो कि नहीं हो ये बताओ। व्यापारी तो बड़े हो ना, 1.5 करोड़ रुपए तक के व्यापारी को नाम छोटा व्यापारी बोल रहे हैं, यार तुम तो बड़े व्यापारी हो।
तो तुम कंपोजिशन में नहीं आ सकते, कैनॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन। देखिए एग्जेम्प्टेड पे जीएसटी नहीं होता। एग्जेम्प्टेड सप्लाई क्या होती है, याद है आपको? व्हाट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई? एग्जेम्प्ट सप्लाई में आपने 3 चीजें देखी थी। नंबर 1 नॉन टैक्सेबल सप्लाई, सब नंबर 1 पहले नील रेट आपने देखा था, नील रेट जिसपे रेट इज 0% है, नील रेट का मतलब 0% है। दूसरा जो एग्जेम्प्ट बाय नोटिफिकेशन होते हैं, एग्जेम्प्ट बाय नोटिफिकेशन या फिर स्पेशल ऑर्डर, याद आ रहा है सेक्शन 11 ऑफ सीजीएसटी एक्ट कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए, स्पेशल ऑर्डर के जरिए भी एग्जेम्प्ट कर सकती है। तीसरा नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जेम्प्ट है। नॉन टैक्सेबल में क्या आता है, 5 पेट्रोल वाला प्रोडक्ट और 1 अल्कोहल, ये सब भी कह रही है जोड़ेंगे। जब आपकी सप्लाई देखेंगे तो यार जितना भी माल बेच रहे हो सब जोड़ के बताएंगे। अगर वो लिमिट के अंदर अंदर है पूरा तो आप कंपोजिशन ले सकते हो, नहीं तो नहीं। डज नॉट इंक्लूड टैक्सेस लेवीड अंडर जीएसटी। अच्छा, ये टर्नओवर विदाउट जीएसटी देखा जाएगा, प्लस जीएसटी करके नहीं, विदाउट जीएसटी आपका टर्नओवर कितना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पिछले साल का मेरा टर्नओवर था 1.4 करोड़ और जीएसटी इस पे था मान लीजिए 1 करोड़ सेल था, प्लस इस पे जीएसटी अगर जोड़ देंगे तो 0.2 करोड़ था, मिला के ये हो रहा है 1.6 करोड़। क्या हम कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हैं? ये लास्ट ईयर का टर्नओवर है मेरा, जल्दी बताइए, हम कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस, कैन ऑप्ट कंपोजिशन। क्यों? क्योंकि हम जो टर्नओवर बताएंगे वो कैसे बताएंगे, विदाउट जीएसटी वाला। अच्छा, पिछली बार जीएसटी ऐड किए हम ये बता रहे हैं, इसका मतलब पिछली बार क्या था, वो कंपोजिशन में नहीं था, पिछली बार रेगुलर था, पिछली बार रेगुलर डीलर था वो। ठीक है, तभी तो जीएसटी ऐड किए हुए, नहीं तो जीएसटी ऐड ही नहीं होता उसकी सेल में, जीएसटी कहाँ ऐड हुआ होता। ठीक है, तो उसकी सेल पिछली साल की 1.4 करोड़ थी, जीएसटी मिला के 1.6 करोड़ थी। इस साल कंपोजिशन ले सकता है, हाँ, क्योंकि जीएसटी नहीं जोड़ना है। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय ए पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अगर रिवर्स चार्ज बेसिस के तहत आपको टैक्स देना है, रिवर्स चार्ज बेसिस के तहत अगर आपको टैक्स देना है तो वो परचेजेस होती है, वो सेल नहीं होती, इसलिए वो काउंट नहीं होगा। अगर किसी परचेज पे आपको रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स देना है तो कोई बात नहीं, वो टैक्स दीजिए, वो परचेज है, वो सेल नहीं है कि टर्नओवर में काउंट हो जाएगा। ये तो क्लियर सी बात है, वो परचेज है। और क्या इंक्लूड नहीं होता है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, लोन एंड एडवांसेस। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपकी इंटरेस्ट की इनकम है तो वो टर्नओवर में काउंट नहीं होती, वो सेल में काउंट नहीं होती, याद रहेगा। तो टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड जीएसटी एंड इंटरेस्ट, लिख दें, डज नॉट इंक्लूड जीएसटी एंड इंटरेस्ट। अब वो नहीं बोल रहे हैं कि परचेजेस पे, अब वो परचेजेस है, रिवर्स चार्ज की जो टैक्स दे रहे हो वो परचेजेस पे दे रहे हो, परचेज सेल कैसे हो सकता है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, तो इसलिए नहीं लिख रहे। नीड टू मेक एन एप्लीकेशन, हर बार अप्लाई में आपको अप्लाई करना है। एलिजिबिलिटी टू फाइल एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन मे चेंज एवरी ईयर बेस्ड ऑन लास्ट ईयर टर्नओवर। हर साल के टर्नओवर के बेसिस पे ये एलिजिबिलिटी आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब समझाऊं, फाइनेंशियल ईयर 1 पहला फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, आपका टर्नओवर 1.3 करोड़, कैन यू ऑप्ट कंपोजिशन? पहला फाइनेंशियल ईयर, अरे पहला फाइनेंशियल ईयर लास्ट ईयर का कोई टर्नओवर ही नहीं था, तो इस साल के अप्रैल महीने में ही तो हमको कंपोजिशन ऑप्ट करना था। क्या हम ऑप्ट किए होंगे? आंसर इज यस, कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हैं। अरे टर्नओवर तो पूरे साल भर में हुआ है ना, पहले जब अप्रैल महीने में हमको ऑप्ट करने मिला होगा कि नहीं? अरे अप्रैल महीने में तो हम ऑप्ट कर ही सकते हैं जब लास्ट ईयर का टर्नओवर कुछ है ही नहीं है। ठीक है, FY2 1.6 करोड़ हो गया इस बार, सब विदाउट जीएसटी है, ये टर्नओवर है एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड इंटरेस्ट। कैन ऑप्ट कंपोजिशन यहां हुआ। अब यहां बताइए 1.6 करोड़ टर्नओवर है, कैन यू ऑप्ट कंपोजिशन? आंसर इज यस, क्योंकि लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना है, लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.3 करोड़ था। कैन ऑप्ट कंपोजिशन। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं अब यहां पे, आप कंपोजिशन तो ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका टर्नओवर जैसे ही 1.5 करोड़ एक्सीड करेगा, आप ड्यूरिंग द ईयर स्विच हो जाएंगे कंपोजिशन से रेगुलर में।
ठीक है, इसी ईयर में स्विच टू रेगुलर ऑन क्रॉसिंग 1.5 करोड़। अगर मेरे स्टेट में 1.5 करोड़ की लिमिट है तो हमको क्रॉस होते ही कंपोजिशन में आना पड़ेगा। हम एज्यूम कर रहे हैं कि लिमिट मेरी 1.5 करोड़ है, लिमिट ऑफ स्टेट इज 1.5 करोड़, क्योंकि 2 लिमिट होती है ना, एक 75 लाख की भी होती है, 1.5 करोड़ एज्यूम करते हुए कर रहे हैं। अच्छा, अब अगले साल की बात कर रहे हैं हम, फाइनेंशियल ईयर 3, यहाँ पे 1 करोड़ का ही टर्नओवर है, कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि लास्ट ईयर का टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा था। यू कैन नॉट ऑप्ट कंपोजिशन, कैन नॉट ऑप्ट कंपोजिशन। समझ में आ रहा है ना सबको? अच्छा, FY4 यहाँ 2 करोड़ का टर्नओवर हो गया। अब बताइए, कर सकते हैं आप कंपोजिशन ऑप्ट, क्योंकि आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर अप्रैल महीने में ना, फाइनेंशियल ईयर पूरा एंड तक जाके 2 करोड़ का टर्नओवर है। अब भाई अप्रैल महीने में तो लास्ट ईयर का टर्नओवर देख के ही बताया जाता है कंपोजिशन ले सकते हैं कि नहीं। लास्ट ईयर में तो 1 करोड़ था, तो हम ले सकते हैं, कैन ऑप्ट कंपोजिशन। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर हम कंपोजिशन से रेगुलर भी बन गए होंगे, हमको स्विच करना पड़ा होगा 1.5 करोड़ क्रॉस होते ही, स्विच टू रेगुलर ऑन क्रॉसिंग 1.5 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 5 में क्या होगा? मान लीजिए टर्नओवर है 2.5 करोड़, अब कैन नॉट ऑप्ट, क्योंकि पिछले साल 2 करोड़ था। ठीक है, अब वापस से मेरा टर्नओवर हो गया 1 करोड़। अब बताइए फाइनेंशियल ईयर 6 में, अभी भी कैन नॉट ऑप्ट, क्योंकि पिछले साल 2.5 करोड़ था। ठीक है, अब फाइनेंशियल ईयर 7 में बताइए 5 करोड़ हो गया। अब बताइए कैन ऑप्ट, क्योंकि पिछले साल 1 करोड़ था, कैन ऑप्ट कंपोजिशन। ठीक है, लेकिन स्विच करना पड़ेगा, स्विच टू रेगुलर ऑन क्रॉसिंग 1.5। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं हम। थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया कंपोजिशन स्कीम का लग गया है। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो और डिटेल्ड बात करेंगे आपसे। अभी तो कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स का भी एक छोटा सा पोर्शन हमने कवर किया, एलिजिबिलिटी हमको पता चल गई है, और बाकी हु कैन नॉट ऑप्ट, ये सारी बातें और सर्विसेज का कंपोजिशन, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। विल स्टॉप हियर।